नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। आज एसएससी जीडी के अंतर्गत हम आपके लिए लेकर आए हैं समास की ऐसी क्लास जिसमें एक ही क्लास में पूरा समास हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो एसएससी जीडी की हिंदी की क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और आपकी जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है जिसमें हिंदी पूछा जाता है और जिसमें भी समास टॉपिक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पर हिंदी पूछा जाता है वहाँ पर समास टॉपिक होता ही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपकी ये। तो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज आपके लिए। तो समास का निपटारा इसको हमने नाम दिया है, एक ही क्लास में पूरा समास समाप्त। और इसकी खास बात ये है कि आपको इसका फ्री पीडीएफ इसके साथ मिल जाएगा। ठीक है, फ्री में आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इसके साथ। और जो 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं हमारे, उनके प्रैक्टिस सेट के पीडीएफ जो है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, तो वो भी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए हमारे आज के टॉपिक समास पर। एक ही क्लास में पूरा समास हम यहाँ पर कवर करने वाले। ठीक है, तो समास क्या होता है सबसे पहले इसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने पदों को समास कहते हैं। ठीक है, तो ये समास की परिभाषा हो गई। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने पदों को रिक्त स्थान कहते हैं। संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 2 वर्णों के मेल को, ठीक है, क्या कहते हैं, आपका संधि कहते हैं, या 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने पदों को समास कहते हैं। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि संधि किसे कहते हैं, 2 वर्णों का मेल संधि कहलाता है और 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने पदों को हम समास कहते हैं। तो एक परिभाषा समास की ये हो गई आपकी। दूसरी परिभाषा है समास की, पदों के मध्य से विभक्ति चिन्हों को हटाने की प्रक्रिया आपके समास कहलाती है। ठीक है, तो पद क्या होता है यहाँ पर, तो जब शब्दों का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं तो वो हमारा पद कहलाएगा। ठीक है, शब्दों को जब वाक्यों में हम प्रयोग करते हैं तो वो हमारे पद के रूप में कार्य करते हैं। तो ये सब हम आपको आगे समझाने वाले हैं इसमें। तो दूसरी आपकी जो समास की परिभाषा हो गई, पदों के मध्य से विभक्ति चिन्हों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपके समास कहलाती है। तो यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। अगला है आपका समास के अंतर्गत पॉइंट कि सामासिक प्रक्रिया जो होती है उसके दौरान बनने वाला शब्द या पद आपका सामासिक पद कहलाता है, उसे हम समस्त पद भी कहते हैं। ठीक है, और चौथा जो पॉइंट है आपका, जब सामासिक पद या समस्त पद को पृथक किया जाता है, इन्हें अलग किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह करते हैं। अलग करना, इन्हें विग्रह करना, तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। तो यहाँ से आपके 4-5 ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। एक तो समास की परिभाषा से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बन सकता है, सामासिक पद किसे कहते हैं वो बन सकता है, सामासिक पद का अन्य नाम क्या है वो बन सकता है, और सामासिक पद या समस्त पद को जब पृथक किया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऐसा ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, 5वां पॉइंट है आपका, पद किसे कहते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बता दिया, लेकिन परिभाषा के रूप में यहाँ पर पद को देखेंगे हम। तो जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में कर लिया जाता है तो वह पद कहलाता है। क्या कहलाता है, पद। इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिया है, जैसे मोहन हंस रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोहन हो गया ये आपका एक पद हो गया। क्या हो गया, पद। इसी प्रकार आपका जो है हंसना जो हो गया, हंस यहाँ पर ये पद हो गया, और रहा है एक पूरा पद हो गया। तो ये यहाँ पर जब शब्दों का प्रयोग हम वाक्य में करने लग जाते हैं, ये वाक्य दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, वाक्य। तो शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में करने लग जाते हैं तो ये पद कहलाते हैं। ये यहाँ पर आपका मोहन, हंसना और रहा है, ये तीनों पद है। इसी प्रकार अगला पॉइंट यहाँ पर देखें हम, तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और पिछली परीक्षाओं में बना भी है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना, इन्हें छोटा करना। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, 4 रास्तों का समूह, ये हमको एक आपका समास विग्रह करके दे रखा है। तो इसके लिए आपको समास बताना है, सामासिक पद बताना है। तो क्या हो जाएगा, 4 रास्तों के समूह का जब संक्षेप करेंगे हम तो चौराहा कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, चौराहा। तो इस प्रकार संक्षेप यानी छोटा करना होता है इसका अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ। ये एग्जाम्पल के माध्यम से हमने यहाँ पर समझा। तो 6 पॉइंट आपको क्लियर हो चुके हैं। इससे ही आपके अनेक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 7वां पॉइंट। एक समास के अंतर्गत आपको ये जान लेना आवश्यक होता है कि उपमान किसे कहेंगे और उपमेय किसे कहेंगे, क्योंकि कुछ समास ऐसे हैं जिनमें इनका प्रयोग होता है। तो जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहेंगे, जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि उपमान हमेशा बड़ा या प्रसिद्ध
होता है। ठीक है, जो उपमान होता है जिससे तुलना की जाती है या तो प्रसिद्ध होगा या बड़ा होगा, और जिसकी तुलना की जाती है वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है उपमेय। ठीक है, जैसे हम सूरदास जी का जीवन परिचय लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं कि सूरदास जी का हिंदी साहित्य में स्थान सदैव हिमालय की तरह अडिग रहेगा। तो हिमालय आपका प्रसिद्ध है और बड़ा भी है। ठीक है, और हिमालय से तुलना की जा रही है इसलिए हिमालय उपमान है, और किसकी तुलना की जा रही है, तो सूरदास जी की जा रही है, तो वह आपका उपमेय हो जाएगा। तो जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि अगला प्रश्न आपका ऐसा भी बन सकता है कि समास के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो समास के आपके 6 भेद होते हैं। इसी में एक और यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि पद प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो 4 होते हैं। लेकिन सबसे पहले समास के 6 भेद हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समास के 6 भेद देखेंगे तो सबसे पहले आ जाता है आपका अव्ययी भाव समास। ठीक है, इसमें आपके एक तो पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। ये सभी समास में आपको जानना आवश्यक है। इस सारणी के माध्यम से आप सभी समास की परिभाषा याद कर पाएंगे और उनके उदाहरण भी यहाँ से आपको क्लियर होते चले जाएंगे। तो ये सारणी जो दे रखी है आपको, ये आपको याद कर लेना आवश्यक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, और इसकी फ्री पीडीएफ कहाँ से प्राप्त होगी वो हमने आपको शुरू में भी बताया, हमारा टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, वहां से आप इसकी फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, समास एक तो अव्ययी भाव समास होता है, दूसरा आपका तत्पुरुष समास होता है, तीसरा द्विगु समास होता है, चौथा कर्मधारय समास होता है, पांचवा द्वंद्व समास होता है और छठा होता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। अब इनको कैसे याद करेंगे आप सारणी में, तो अव्ययी भाव समास जो है इसके दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद ये अलग अलग होते हैं। यानी पहला पद प्रधान होता है, पूर्व पद को पहला पद भी हम कहते हैं, और इसका जो उत्तर पद होता है वो गौण होता है। तो अव्ययी भाव समास में आपको ध्यान रखना है पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद गौण। इसी का जब उल्टा करेंगे हम तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप याद करना है इसको। इसका जब उल्टा करेंगे तो आपको ये याद रखना है कि तत्पुरुष समास अव्ययी भाव समास का उल्टा हो जाएगा। इसमें पूर्व पद गौण होगा और उत्तर पद प्रधान होगा, जबकि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान था और उत्तर पद गौण था। ये दो समास यहाँ से आपको क्लियर हो चुके हैं। अब तीसरा आ जाता है आपका द्विगु समास। इसमें जो प्रथम पद रहता है या पूर्व पद रहता है वो संख्यावाची विशेषण होता है, और उत्तर पद यानी जो दूसरा पद होता है वो संज्ञा या विशेष्य भी हो सकता है। तो संख्यावाची विशेषण या संख्यावाची आपका जो पद रहता है उससे आप याद रख सकते हैं द्विगु समास। ठीक है, तो ये द्विगु समास भी क्लियर हो गया आपका यहाँ से। अब बात आती है कर्मधारय समास की। तो 3 समास आपके क्लियर हो चुके हैं, अव्ययी भाव का उल्टा तत्पुरुष या तत्पुरुष का उल्टा अव्ययी भाव, और द्विगु समास संख्यावाची विशेषण होता है प्रथम पद, और उत्तर पद जो है वो आपका संज्ञा या विशेष्य होता है। अब कर्मधारय समास की बात करते हैं तो इसमें पूर्व पद उपमान या विशेषण हो सकता है और दूसरा उपमेय या विशेष्य होता है। तो ये उपमान किसे कहते हैं और उपमेय किसे कहते हैं ये हम आपको बता चुके हैं। अब बात आ जाती है आपकी द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद गौण होते हैं। तो ये 6 समास आपको यहाँ से याद हो गए होंगे। कैसे, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं इसका, कि अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान, दूसरा गौण होता है। तत्पुरुष समास में प्रथम पद गौण, उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास जो होता है संख्यावाची विशेषण होता है और उत्तर पद संज्ञा या विशेष्य होता है। कर्मधारय समास आपका उपमान या विशेषण होता है, प्रथम पद, उत्तर पद उपमेय या विशेष्य होता है। और द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होंगे, और बहुब्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद गौण होंगे। तो ये सारणी आपको यहाँ से याद हो गई होगी। अब चलते हैं पद प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार होते हैं। तो पद प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार हम देखें तो पद प्रधानता के आधार पर आपके यहाँ पर समास के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, पिछली परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न भी है। पद प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 आपको आंसर लगाना है। कौन कौन सा, एक तो अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, चौथा कौन सा हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। ये आपके पद प्रधानता के आधार पर समास होते हैं। इसमें कौन सा नहीं आया, एक तो द्विगु नहीं आया और एक कर्मधारय नहीं आया। तो हम आपको ये भी बताएंगे द्विगु और कर्मधारय किसके भेद है। तो पद प्रधानता के आधार पर आपको देखना है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। अब चलते हैं आगे
तो सबसे पहले यहाँ से बात कर लेते हैं हम अव्ययी भाव समास की। जैसा सारणी में देखा था उसको परिभाषा के रूप में हम बदलेंगे, तो वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान तथा उत्तर पद गौण होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसके दो प्रकार होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके कितने प्रकार होते हैं, तो इसके दो प्रकार होते हैं, तो अव्यय पद पूर्व और दूसरा नाम पद पूर्व। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। अब देखें तत्पुरुष समास को, ये हमारा दूसरा समास है। तो वह समास जिसका पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है वह आपका तत्पुरुष समास होता है। और इसके दो प्रकार होते हैं, द्विगु और कर्मधारय। ये तत्पुरुष समास के ही प्रकार है। तो द्विगु और कर्मधारय ये किसके प्रकार है, तो तत्पुरुष समास के प्रकार है। अब कर्मधारय के भी दो प्रकार होते हैं, एक तो उपमानवाचक कर्मधारय, ठीक है, दूसरा विशेषतावाचक कर्मधारय। तो ये भी आपको याद रख लेना है। अब आगे चलते हैं, हम तीसरा समास हमारा देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये सेशन है और इसमें बिल्कुल सटीक जानकारी हम आपको दे रहे हैं समास के बारे में। यदि आप इस सेशन को 2 से 3 बार देख लेंगे पूरा तो आप बिल्कुल समास का एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, ठीक है। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो वह समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। एक तो कौन सा, इतरेत्तर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, ठीक है। इतरेत्तर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, ये आपके 3 प्रकार होते हैं द्वंद्व समास के। ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अगला है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास वह समास जिनके दोनों पद गौण होते हैं बहुब्रीहि कहलाता है। इसके 4 प्रकार होते हैं, आपको ध्यान रख लेना है। व्यतिहार, व्याधिकरण, तुल्य योग और समानाधिकरण। ये प्रकार आपको देखना है, इससे ज्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, ठीक है। प्रकार देख लेना है, बहुब्रीहि समास के 4 प्रकार होते हैं। अब चलते हैं हम अव्ययी भाव समास की पहचान क्या होती है। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, अव्ययी भाव समास से रिलेटेड आपको उदाहरण दे देंगे और उसमें पूछेंगे कि निम्न में से कौन सा समास है। तो आपको इसकी पहचान ध्यान में रखना है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि उपसर्ग वाले शब्द होते हैं, या तो उपसर्ग वाले शब्द होते हैं या अव्यय वाले शब्द रहते हैं, या फिर एक और आपका जो है पुनरावृत्ति वाले शब्द रहते हैं। पुनरावृत्ति अर्थात क्या होता है, तो जैसे एक ही शब्द को बार बार यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, जैसे गांव गांव, घर घर, इस प्रकार का आपका उदाहरण सामने आ जाता है। तो आप इसमें योजक चिन्ह जो लगा हुआ है ये आपका योजक चिन्ह, और इसको देखकर आप जैसे ही देखते हैं तो कई जगह आपको किताबों में भी बताया हुआ है, तो आप योजक चिन्ह देखकर इसको क्या लगा देते हैं, द्वंद्व समास। लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, ये द्वंद्व समास के उदाहरण नहीं है, क्योंकि पुनरावृत्ति वाले शब्द आपके जो होते हैं अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे गांव गांव, घर घर, शहर शहर, गली गली, ठीक है। तो इस प्रकार कई शब्द हो सकते हैं जो पुनरावृत्ति होती है जिनकी, वो आपके अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। और उपसर्ग वाले शब्द अर्थात ऐसे शब्द जिसमें आ उपसर्ग आए, भर उपसर्ग आए, बे उपसर्ग आए, अनु उपसर्ग आए, प्रति उपसर्ग आए, यावत उपसर्ग आए, यथा उपसर्ग आए, तो आप इनको पहचान के ये बता सकते हैं कि अव्ययी भाव समास है। इसके अलावा अव्यय भी आ सकते हैं, तो वहां पर भी आपका अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन आपको ये पहचान याद रखनी है अव्ययी भाव समास की, कि पहचान क्या होती है। आइए इसके उदाहरण हम यहाँ पर देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उदाहरण आप सटीकता से देखेंगे बिना स्किप किए वीडियो को, तो आपको कोई सा भी समास गलत करने की आवश्यकता नहीं होगी, हर समास का आंसर आप सही देंगे, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास के यहाँ पर उदाहरण देख रहे हैं। पहला है आजीवन। अब इसको पहचानना है हमको। तो आजीवन में सबसे पहले उपसर्ग और प्रत्यय आपको याद होना चाहिए। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। और वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग की बात हो रही, प्रत्यय की बात अभी करना नहीं है। तो यहाँ पर आपका आ उपसर्ग है और जीवन इसमें मूल शब्द जुड़ा, तो नया शब्द क्या बन गया, आजीवन। तो आ क्या हो गया, आपका उपसर्ग हो गया, अर्थात ये आपका अव्ययी भाव समास होगा। फिर इस प्रकार दूसरा ऑप्शन देखते हैं, और ये क्या है आपका आजीवन जो दे रखा है, ये सामासिक पद है जैसा कि हमने पहले बताया, और इसे समस्त पद भी कहते हैं। जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, जीवन भर। आजीवन का समास विग्रह क्या हो जाएगा, जीवन भर। अब अगला देखते हैं प्रतिदिन। तो यहाँ पर आपका जो है प्रति उपसर्ग है, क्या है, प्रति। प्रति जो उपसर्ग और दिन मूल शब्द है, इसका समास विग्रह करेंगे तो प्रत्येक दिन, अर्थात यहाँ पर भी प्रति उपसर्ग आया तो ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इसी प्रकार यहाँ पर अ उपसर्ग है और भूतपूर्व आपका मूल शब्द है, तो यहाँ पर भी उपसर्ग आया, अर्थात ये भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। और इसका विग्रह क्या होगा, तो जो पहले कभी ना हुआ हो,
वो अभूतपूर्व होता है। इसी प्रकार नीरव यानी रव रहित, ये है आपका नीरव यानी रव रहित, तो नी यहाँ पर आपका उपसर्ग है और रव मूल शब्द है। इसी प्रकार बखूबी में ब उपसर्ग है और खूबी आपका मूल शब्द है। भरपेट में भर उपसर्ग है और पेट मूल शब्द है। इसका अर्थ हो जाएगा समास विग्रह करेंगे तो पेट भरकर। इसी प्रकार प्रतिध्वनि मैंने ध्वनि की ध्वनि, इसका समास विग्रह होगा और प्रति आपका प्रति आपका उपसर्ग होगा और ध्वनि आपका मूल शब्द होगा। तो यहाँ पर उपसर्गों की हमने जैसे बात करी थी इसमें, तो आ, भर, बे, अनु, प्रति, यावत, यथा, ये सब आपके उपसर्ग जहां पर भी दिखाई दे आपको और उसमें एक मूल शब्द भी आपको दिखाई दे और उससे नया शब्द बन रहा हो जो सार्थक अर्थ का हो, तो वहां पर आपको अव्ययी भाव समास लगा देना है। इसके अलावा पुनरावृत्ति वाले शब्द हमने आपको बता ही दिए और जहां पर भी अव्यय आ जाए, यथा इत्यादि, तो वहां पर भी आपका अव्ययी भाव समास होगा। तो ये अव्ययी भाव समास यहाँ से आपका क्लियर हो चुका है। अब अगला देखते हैं हम तत्पुरुष समास। ठीक है, तो तत्पुरुष समास बहुत ही सरल समास है। कारकों की दृष्टि से यह समास जो होता है तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। तत्पुरुष समास कारक पर ही चलता है। अब कारक किसे कहते हैं, बात यहाँ पर आ जाती है कारक की। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास समझ लिया हमने और दूसरा है तत्पुरुष समास समझ रहे हैं हम। इसमें कारक की बात आ जाती है, तो कारक किसे कहते हैं, तो इसको शांति से हम यहाँ समझेंगे। संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जो क्रिया से दर्शाते हैं। ठीक है, जो संज्ञा होते हैं और जो सर्वनाम होते हैं, सभी को पता है संज्ञा क्या होती है और सर्वनाम क्या होती है, उनका संबंध क्रिया से दर्शाते हैं, वह कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कारक। जैसे रोहन ने सोहन को पेन दिया। ठीक है, रोहन ने सोहन को पेन दिया, यह आपका उदाहरण दे रखा है। तो अब इसमें कारक पहचानना है, तो एक तो ने कारक है इसमें और एक को कारक है। क्या क्या कारक है इसमें, एक तो ने कारक है और एक को कारक है। ये दो प्रकार के यहाँ पर आपको कारक दिए हुए। तो रोहन ने सोहन को पेन दिया, तो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से दर्शाते हैं। तो ये दिया है आपकी क्रिया, ये क्या हो गई, क्रिया। ठीक है, ये हो गई क्रिया आपकी। और यहाँ पर सोहन हो गई संज्ञा, इसकी जगह सर्वनाम भी आ सकता है, इसकी जगह आपका सर्वनाम भी आ सकता है। तो संज्ञा या सर्वनाम दोनों में से कुछ भी आ सकता है, संज्ञा। और रोहन भी यहाँ पर क्या हो गया, संज्ञा। तो ये संज्ञा या सर्वनाम दोनों में से एक का संबंध, या यहाँ एक जगह संज्ञा हो सकता है, एक जगह सर्वनाम हो सकता है, उसका संबंध क्रिया से दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, कारक कहलाते हैं वो। तो रोहन ने सोहन को पेन दिया, तो ने और को ये आपके क्या हो जाएंगे, ने और को दोनों हो जाएंगे कारक। ठीक है, कारक। और कारकों पर कल भी चर्चा करी थी हमने। हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की, रारेरी, नाने नी, अधिकरण में पर और संबोधन हे भ अरे इत्यादि होते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको कारक भी याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सरल भी है, कारक याद हो जाएंगे। तो ये आपका तत्पुरुष समास 6 कारकों की दृष्टि से 6 प्रकार का होता है और ये देख लेना है आपको। तत्पुरुष समास हमने बता ही दिया आपको, इसकी परिभाषा आगे। अब देखते हैं हम तत्पुरुष समास के उदाहरण। ठीक है, तो तत्पुरुष समास के उदाहरण में पहला आता है यश प्राप्त। तो यश प्राप्त का जब समास विग्रह करेंगे तो यश को प्राप्त। ठीक है, यश को प्राप्त, इस प्रकार इसका समास विग्रह होगा। इसी प्रकार यहाँ पर चिड़ी मारे तो चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ी मार का क्या हो जाएगा, चिड़ियों को मारने वाला। अब यहाँ पर ये देखना जरूरी है, वैसे तो आपको इतना कठिन प्रश्न कहीं कहीं मिलेगा यदि पेपर ज्यादा ही कठिन आया तो, वरना आपको सिर्फ तत्पुरुष समास या इस प्रकार के इन तत्पुरुष समास के भेद, जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, इस प्रकार नहीं देंगे, सिर्फ तत्पुरुष समास देंगे तो आपको आंसर लगा देना है। तो जैसे इसमें कर्ता ने, तो कर्ता तो यहाँ पर आता नहीं है, कर्म को से शुरू होता है ये समास, 6 प्रकार के कारक पे चलता है ये। तो यश को प्राप्त, तो को यहाँ पर आपका विभक्ति चिन्ह है, कारक के अंतर्गत ये आता है। तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने वाला तो यहाँ पर नहीं रहता है, कर्म को, तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष होगा। यश प्राप्त में कैसा होगा, कर्म तत्पुरुष। इसी प्रकार चिड़ी मारे ने, चिड़ियों को मारने वाला, तो यहाँ पर को कारक चिन्ह है, यहाँ पर भी को कारक चिन्ह है आपका। इसी प्रकार सुर रचित यानी सुर से रचित, तो से आपका कारक चिन्ह है। रेखांकित, रेखा से अंकित, तो यहाँ पर भी से आपका कारक चिन्ह है। तो अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इनका समास विग्रह आप सही तरीके से करें। यदि समास विग्रह आप सही तरीके से करेंगे तो अपने आप कौन सा समास है उस शब्द में वो निकल कर आ जाएगा। युद्ध भूमि अर्थात युद्ध के लिए भूमि। ठीक है, भिक्षाटन यानी भिक्षा के लिए टन। इसी प्रकार जन्मान देने, जन्म से अंधा,
और लोभग्रस्त यानी लोभ से ग्रस्त। तो यहाँ पर ये सब आपके कारक आ रहे हैं। इसमें जब समास विग्रह करेंगे तो जहां पर भी कारक आ जाए वह तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका। इसमें एक और जो तत्पुरुष समास में होता है, नए तत्पुरुष समास भी होता है, उसकी चर्चा सबसे लास्ट में हम करेंगे, वो कहीं कहीं ही पूछा जाता है। अगला है इसी में मतदाता यानी मत का दाता। तो यहाँ पर का आपका क्या आ गया, विभक्ति चिन्ह आ गया, कारक चिन्ह आ गया। अमृत धारा यानी अमृत की धारा, ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। हवाई यात्रा यानी हवा में यात्रा, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। रणवीर यानी रण में वीर, तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम, ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। हर फन मोला यानी हर फन में मोला, तो यहाँ पर मैं आपका कारक चिन्ह है। ठीक है, आप बीती में आप पर बीती, तो पर कारक चिन्ह है। घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, तो पर कारक चिन्ह है। इस प्रकार ये सारे उदाहरण आपके तत्पुरुष समास के। यहाँ से तत्पुरुष समास आपको क्लियर हो गया होगा। यदि यहाँ पर हम इनकी बात करें कारक चिन्हों की, तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर कारक लिख लेते हैं सबसे। कर्ता ने, ये आपके कारक है, इन्हें कारक के नाम है, और ये इनका विभक्ति चिन्ह है। क्या है, विभक्ति चिन्ह। ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं आपको, विभक्ति चिन्ह। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण से के द्वारा, से या के द्वारा। इसी प्रकार संप्रदान के लिए संप्रदान, संप्रदान को या के लिए, को या के लिए। अपादान से अलग यानी अलगाव का भाव। ठीक है, अपादान से अलग, अपादान से अलग यानी यहाँ पर अलगाव यानी अलग होने का भाव आ रहा है, तो अपादान से अलग। अधिकरण में पर, अधिकरण आपका हो जाएगा में पर। और संबोधन आपका जो होता है यहाँ पर, हे भो अरे अजी इत्यादि संबोधन कारक जो होता है वो इसमें नहीं आता है तत्पुरुष समास में, संबोधन कारक। ठीक है, संबोधन कारक, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, और कर्ता कारक भी नहीं आएगा। ये 6 आते हैं आपका, 1 2 3 4 5, और इसमें एक और रह गया है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग संबंध का के की रा रे री। यहाँ पर एक और आ जाएगा आपका संबंध कारक। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, संबंध कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, का के की रा रे री, का के की या रा रे री इत्यादि। ठीक है, रा रे री, ये इस प्रकार आपके विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो इन विभक्ति चिन्हों पर ये चलता है। कौन कौन से पे चलता है, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबंध। ये आपके 6 कारक है और इन्हीं पर पूरा तत्पुरुष समास चलता है। तो यदि आप सामासिक पद का जब समास विग्रह करेंगे तो तोड़ने पर जो विभक्ति चिन्ह बीच में आएगा उसी हिसाब से आप उसका नामकरण कर पाएंगे कि कर्म तत्पुरुष है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है या अधिकरण है। तो आपको जैसे आपने अमृत धारा सामासिक पद आपको दिया गया, इसका आपको समास विग्रह करके बताना है, तो अमृत की धारा, वहां पे आपको यदि ऑप्शन में तत्पुरुष समास के भेद नहीं दिए हैं, ठीक है, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर तत्पुरुष समास वहां पर रहेगा तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, तो इसमें ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखते हैं, द्विगु समास की बात कर लेते हैं। द्विगु समास के उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है द्विगु समास। और द्विगु समास क्या होता है, यहाँ पर संख्या का ध्यान रखना होता है आपको पता चल जाता है। जैसे दुधारी, तो इसमें 2 संख्या दे रखी है आगे, दुनाली इसमें भी 2 संख्या, पंजाब यानी 5 संख्या, दोमट यानी 2 यहाँ पर संख्या है, मतलब इसमें पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है आपका। तो दुधारी का यदि हम समास विग्रह करेंगे तो 2 धारों वाली तलवार होगा। इसी प्रकार दू नाली यानी 2 नालियों वाली, पंजाब यानी 5 नदियों का समूह पंजाब हो जाएगा। इसी प्रकार दोमट मिट्टी की यदि हम बात करते हैं तो दोमट मिट्टी हम कहते हैं, तो उसका जब समास विग्रह करेंगे दोमट का यानी 2 मिट्टियों का समूह। इसी प्रकार द्विगु की बात करेंगे कि द्विगु का अर्थ क्या होता है, इसका समास विग्रह क्या होगा, तो 2 गायों का समूह आपका द्विगु कहलाता है। क्या कहलाता है, 2 गायों का समूह द्विगु कहलाएगा। इसी प्रकार त्रिपाठी जो सरनेम होती है, तो त्रिपाठी किसे कहते हैं, तो 3 पाठों का ज्ञाता त्रिपाठी कहलाएगा। चवन्नी का समास विग्रह करेंगे तो 4 आनों का समाहार। ठीक है, जो आने होते हैं 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, तो 4 आनों का समाहार चवन्नी कहलाएगा। और चौबे 4 वेदों का ज्ञाता चौबे कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार कर्मधारय समास को देखेंगे तो कर्मधारय समास बहुत ही इंपॉर्टेंट समास हो जाता है।
कर्मधारय और बहुव्रीहि में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कंफ्यूजन रहता है, तो वो ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है कि वहां पर दोनों ऑप्शन दिए हैं तो जो ज्यादा सही रहेगा वही उसका आंसर लग जाएगा, ठीक है। और यदि एक ऑप्शन दिया है कर्मधारय और बहुव्रीहि में से तो आपको सही आंसर पता चल जाएगा कि कौन सा है। इसके यहाँ पर उदाहरण देखें हम तो नव युवक, तो नया है जो युवक, इसमें है जो, ठीक है, ये आपका पहचान चिन्ह, क्या समास विग्रह करने पर पहचान चिन्ह क्या आना चाहिए, है जो, जैसे यहाँ पर आ रहा है नया है जो युवक। इसी प्रकार काली मिर्च, तो काली है जो मिर्च, ये कर्मधारय समास के उदाहरण है। इसी प्रकार महात्मा, तो महान है जो आत्मा, यहाँ पर भी है जो आपका पहचान चिन्ह। सदबुद्धि, तो सद है जो बुद्धि, ये भी आपका पहचान चिन्ह है। नीलकमल, नीला है जो कमल, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपका सामासिक पद है, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। इसी प्रकार देहलता, तो इसमें एक तो है जो पहचान चिन्ह है, एक और पहचान चिन्ह है रूपी, तो देह रूपी लता, तो ये पहचान चिन्ह आपको याद रखना है, इससे आप आसानी से पता कर सकेंगे। पहचान चिन्ह से आप सभी समास के जो भी प्रश्न दिया जाएगा उसका आंसर सही बता पाएंगे। इसी प्रकार कमल नयन, तो कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, तो यहाँ पर पहचान चिन्ह आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहचान चिन्ह हम यहाँ पर लिख देंगे। इनके पहचान चिन्ह कौन कौन से होते हैं, तो पहचान कैसे करेंगे, जब समास विग्रह करेंगे तो या तो है जो आएगा समास विग्रह करने पर, या रूपी आएगा, या फिर आपका जो आ जाएगा क्या आएगा, के समान, के समान, ठीक है, के समान। तो यहाँ पर कमल नयन यानी कमल के समान नयन, ये इसका समास विग्रह होगा, तो ये आपका कर्मधारय समास आएगा। और लाट साप, तो लाट है जो साप, तो यहाँ पर फिर से है जो आ रहा है, तो ये आपके कर्मधारय समास के उदाहरण है। पहचान चिन्ह बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको याद कर लेना है, लिख लेना है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। अगला है द्वंद्व समास, बहुत ही इंपॉर्टेंट समास है द्वंद्व समास। तो यहाँ पर द्वंद्व समास का उदाहरण देखें, यश अपयश, तो यश अपयश का क्या होगा समास विग्रह, यश अथवा अपयश। अब इसमें इतरेत्तर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, तीनों द्वंद्व के उदाहरण मिक्स है। लेकिन आपसे इतना डीप में न पूछते हुए प्रश्न सिर्फ आपसे द्वंद्व समास का है या नहीं इस प्रकार से पूछा जाएगा। 25 तो 5 और 20, रुपए पैसा तो रुपए पैसा इत्यादि, ठीक है। इसी प्रकार देखें तो आंख नाक कान, तो आंख और नाक और कान ऐसा हो जाएगा। हरिहर यानी हरि और हर, माता पिता यानी माता और पिता, धर्माधर्म यानी धर्म या अधर्म, रात दिन यानी रात या दिन। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जहां योजक चिन्ह आ जाए, हर जगह ऐसा नहीं होगा लेकिन अधिकतर जहां पर भी द्वंद्व समास होता है उसका जो सामासिक पद दिया जाता है उसमें योजक चिन्ह होता है एक तो, और एक विलोम जो शब्द होते हैं उनमें अधिकतर द्वंद्व समास होता है, लेकिन ये हमेशा सत्य नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ योजक चिन्ह होगा ये भी हमेशा सत्य नहीं होगा कि वहां द्वंद्व ही है, क्योंकि जैसे हमने देखा घर घर, तो पुनरावृत्ति वाले शब्द थे उनके बीच में योजक चिन्ह था लेकिन वो अव्ययी भाव समास में गया, इसीलिए वहां पर हमने आपको बता दिया। इसी प्रकार जैसे रात दिन, तो रात का विलोम हो जाएगा दिन, यानी रात का उल्टा दिन, तो रात या दिन ये द्वंद्व समास में गया, हमने आपको भी बताया। इसी प्रकार धर्माधर्म, तो धर्म और अधर्म, धर्म का विलोम हो जाता है अधर्म, तो ये यहाँ पर भी आपका द्वंद्व समास में गया। यानी अधिकतर ऐसे उदाहरण होते हैं जो विलोम होते हैं या आपके इनमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, वो आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत जा सकते हैं, ठीक है, और जाते भी है कई, और कहीं ऐसे रहते हैं जैसे हमने आपको बताया पुनरावृत्ति वाले शब्द जिनके बीच में योजक चिन्ह है, तो वो वहां पर हमने आपको क्लियर कर दिया है कि आप ऐसा सोच न ले कि जहां पर भी योजक चिन्ह है वो हमेशा ही द्वंद्व में जाएगा, लेकिन अधिकतर ये यहाँ पर ऐसा हो जाता है, ठीक है। अगला है बहुब्रीहि समास, बहुत ही इंपॉर्टेंट समास है आपका। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान न होकर एक तीसरा ही पद प्रधान होता है ना, तीसरा ही यहाँ पर अर्थ निकल जाता है। जैसे एक दंत, तो एक दंत किसे कहते हैं हम, तो एक दंत है जिसका, अर्थात श्री गणेश जी, ठीक है। तो इसका समास विग्रह इस प्रकार होगा, एक दंत है जिसका अर्थात श्री गणेश जी। सचीपति, तो सची के पति है जो अर्थात इंद्र, यानी यहाँ पर तीसरा अर्थ निकल गया, यहाँ पर भी तीसरा अर्थ निकल गया, ठीक है। मनमत, मनमत किसे कहते हैं, तो मन को मथने वाले अर्थात कामदेव, ठीक है। इसी प्रकार श्रीश, श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी के ईश है जो अर्थात भगवान विष्णु जी। पद्मनाभ, पद्म है नाभि में जिसके अर्थात भगवान विष्णु जी। इसी प्रकार वीणा पाणी किसे कहते हैं, तो वीणा है पाणी में जिसके अर्थात माँ सरस्वती। तो यहाँ दोनों पद प्रधान न होकर तीसरा ही अन्य ही कोई पद प्रधान हो जाता है, तीसरा ही अर्थ निकल जाता है, तो वहां बहुब्रीहि समास हो जाएगा आपका। इसी प्रकार देखें तो चतुरानन, तो चार आनन है जिसके अर्थात ब्रह्मा जी, ठीक है।
बाघंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाघंबर बाघ के अंबर है जिसके, ठीक है, बाघ के अंबर है जिसके, ऐसा आएगा, बाघ के अंबर है जिसके, अर्थात भगवान शिव जी, ठीक है। तो ये आपके बहुब्रीहि समास के यहाँ पर क्या हो जाते हैं, उदाहरण हो जाते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि तत्पुरुष समास में एक नए तत्पुरुष भी होता है, जैसे अधिकतर पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर पेपर टफ हुआ तो इस प्रकार का प्रश्न भी बन सकता है। तो यहाँ पर नए तत्पुरुष में क्या होता है, नए तत्पुरुष का परिभाषा क्या हो जाएगी, इसमें कमी या अभाव का बोध होगा, कमी या अभाव का, इसमें अन, न, गैर इत्यादि आपका जो विग्रह करेंगे तो ये शब्द आएंगे, जैसे अन्याय, तो यहाँ पर आ रहा है आपका अन्याय में, तो ये आपके जो पहचान चिन्ह है अन, न, गैर, ये सब नए तत्पुरुष के। तो अन्याय का न न्याय, इसमें कमी का और अभाव का बोध हो रहा है। अनपढ़ का न पढ़, इसमें कमी और अभाव का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार के जो उदाहरण है आपके, इस प्रकार के शब्द जो है वो नए तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रश्न भी आपके बन सकता है, तो ये भी हमने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया। तो ये समास आपका आज था, और एक ही क्लास में पूरा समास हमने कवर किया है। और यदि आप इसको व्यवस्थित तरीके से पहचान चिन्ह लिख के और जो सारणी आगे बताई गई है उसको याद करेंगे, और इनके उदाहरण आप जितने भी लगाएंगे, जो उदाहरण दिए हैं उसके अलावा भी आप जहां से भी इसके प्रश्न लगाएंगे तो आपका प्रश्न सही होगा। बस आपको पहचान चिन्ह याद रखना है, ठीक है। और कारक एक बार तत्पुरुष समास के लिए आपको याद कर लेना है। 8 होते हैं कारक, लेकिन तत्पुरुष समास 6 कारकों पर चलता है, तो 6 कारक आपको याद कर लेना है विभक्ति चिन्ह सहित, और इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक भी समास आपका क्वेश्चन समास से रिलेटेड गलत नहीं होगा, ठीक है। और आपको जानकारी के लिए, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और क्लासों की जानकारी के लिए, शेड्यूल के लिए हमारे फॉलो करना है यूट्यूब चैनल को, और साथ ही आपका जो व्हाट्सएप चैनल है उसको भी आपको क्या कर लेना है, फॉलो कर लेना है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, और साथ ही यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें। और फ्री पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो फ्री पीडीएफ हम आपको बता देते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई होगी आपको, वहां पर आपको जाना है, और इसकी फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक वहां पर मिलेगी, उसको क्लिक करना है, वहां से इसकी फ्री पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम से, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। धन्यवाद।